वेलकम बैक ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल। हमारा अधिगम का स्मृति से बोला चैनल था, जिसके अंदर कुछ शिक्षाविद और साइकोलॉजिस्ट के सुझाव देखे थे और इसके विभिन्न शिक्षण कार्य के अंदर जो विभिन्न सोपान थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अभी जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो है हमारा अधिगम का स्मृति स्तर से जुड़े हुए इसकी कमियां और उससे संबंधित जो कमियां हैं उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, अपने शिक्षण कार्य को हम प्रभावी कैसे बना सकते हैं, अधिगम का कार्य प्रभावशाली बने बालक के लिए, इसके लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं उनसे संबंधित। सबसे पहले हम इसकी कमियां देखते हैं। जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये रटने पर जोर देता है, तो रटने पर जोर देता है इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक ही पक्ष बालक का मजबूत हो गया कि उसने रट लिया। लेकिन रटना कहाँ तक है कि उससे थोड़ी देर बाद में पूछा गया उसने बता दिया, 10 दिन बाद में पूछा गया उसने थोड़ा थोड़ा उसका उत्तर दे दिया, 2 महीने बाद में पूछा जाए और वो उसके टच में नहीं रहे उस टॉपिक के, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो बालक पूरी तरह से उससे पिछड़ जाएगा। तो रटना है और रटने पर जोर दे दिया और कुछ समय बाद में वो उसको क्या कर देगा, दिमाग से निकाल देगा यानी भूल जाएगा। तो सबसे बड़ी कमी क्या है, रटने पर जोर है जो कि कुछ समय के लिए ही सही है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या कर देगा, उसको भूल जाएगा। ठीक है, कुछ समय के बाद में उससे जो भी विषय वस्तु है, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसको वो क्या कर देगा, अपने दिमाग से निकाल देगा यानी उसको भूल जाएगा। उससे उस टॉपिक का क्या लेना देना है या किस विषय से जुड़ा हुआ है, किस विषय वस्तु की बात हो रही है, ये सारा उसके दिमाग से निकल जाएगा, हट जाएगा। तो रटने का मेथड है तो वो तो कुछ समय के लिए ही है, बाद में उसके स्मृति से हट जाएगा। दूसरा अगर हम देखें कि जैसे हमने इसकी एक कमी देखी थी कि शिक्षक है वो महत्वपूर्ण है, बालक है वो क्या है, गौण है। तो ऐसी स्थिति में बालक को सपोज कीजिए मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, बच्चे इस मेथड को इस लेवल को मैं काम में ले रही हूँ और बालक मुझसे पूछता है कुछ और मैं उसको बताने के बजाय उसको डांट देती हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बालक क्या होगा कि वो अपनी अभिव्यक्ति करना चाह रहा है या वो कुछ पूछना चाह रहा है, उसकी स्वतंत्रता मैंने उसको दी नहीं, तो उसके विचारों की अभिव्यक्ति है वो संभव नहीं हो पाएगी। सपोज कीजिए बच्चों को मैंने कहा कि आओ यहाँ आओ, बोर्ड के ऊपर कुछ लिखो, लेकिन वो बालक लिख नहीं पा रहे, उसका कारण क्या है, मैंने उन्हें पहले मौका ही नहीं दिया। जो मौका ही नहीं दिया तो वो बालक कैसे उसको लिख पाएगा या कैसे उससे संबंधित अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कमी आ गई कि बालक है, उस बालक के अंदर स्वतंत्रता है, उसकी क्षमता है या उसकी योग्यता है या उसकी रुचि है, वो सारी क्या है, इग्नोर हो रही है, अर्थात उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें हम अवहेलना कर रहे हैं। पहला तो हो गया रटने को जोड़ दिया, इसलिए बालक कुछ समय के बाद में उस विषय वस्तु को भूल जाएगा। दूसरा क्या है, बालक की स्वतंत्रता है, अभियोग्यता है, क्षमता है, उन सब की क्या कर रहे हैं, अवहेलना, इग्नोर कर रहे हैं कि बालक कुछ नहीं है, मेरे को तो मेरा कार्य है यहाँ पर लिख दिया या मैंने रीडिंग लगा दी, बालक को रटना है, उससे संबंधित उसके अलावा उस बालक को कुछ नहीं करना। तो बालक की स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहाँ होगी, बालक ने अपनी योग्यता के अनुसार जो विकास करना था वो विकास कहाँ हुआ, इसका मतलब उसका विकास क्या हो गया, रुक गया या वो विकास उसका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे हम एक ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं जिसके अंदर तर्क और वितर्क होते हैं, पक्ष और विपक्ष, जब तक बालक के अंदर ये गुण विकसित नहीं होगा क्लास के अंदर, वो तर्क और वितर्क कैसे कर सकता है,
जब वो तर्क और वितर्क नहीं करेगा तो उस स्थिति में उसके जो मानसिक विकास है वो कहां से होगा। आज के समय में जब तक बालक के अंदर तर्क वितर्क यानी पक्ष में भी और विपक्ष में भी दोनों प्रकार की जानकारी नहीं जुटा पाएगा तब तक बालक आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है, सोचना है, तर्क करना है, इन पर कोई भी जोर नहीं दिया जाता है। छात्र निष्क्रिय हो जाता है, उसका बुद्धि का विकास क्या हो जाएगा, फिर नील हो जाएगा। तो बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? बुद्धि विकास में रुकावट आ जाएगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको चिंतन का समय नहीं दे रहे हैं, उसको तर्क सोचना है या तर्क करना है, सोचना है या तर्क करना है, इन पर जोर नहीं दिया जा रहा है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, बालक है वो तो निष्क्रिय बनकर के सुन रहा है, केवल श्रोता बना हुआ है, इन पर कोई दबाव नहीं है, तो बुद्धि का विकास कैसे होगा, अपने दिमाग को काम में कैसे लेगा, अपने मस्तिष्क को सक्रिय कैसे रखेगा। तो ऐसे स्थिति में छात्र गौण निष्क्रिय होने से, छात्र निष्क्रिय होने से ये कार्य नहीं हो पाएगा। कौन सा? बुद्धि विकास का। किससे संबंधित है? सोचना है, तर्क करना है, ये जब तक हम मौका ही नहीं देंगे तो कैसे होगा। ठीक है। चौथा, अध्यापक और विषय वस्तु है उसी को प्रभावशाली मानना है। बालक क्या है? निष्क्रिय है, सिर्फ श्रोता बन करके रह गया है, यानी शिक्षक में विषय वस्तु वो तो क्या है? सर्वोपरि। बालक क्या है? गौण है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया कि इसको तो सर्वोपरि मान लिया, किसको? शिक्षक और विषय वस्तु को, और बालक क्या हो गया? गौण हो गया। जब बालक गौण है तो उसके निष्क्रियता रहेगी, ये छात्र में निष्क्रियता रहेगी। सक्रिय कौन है? सिर्फ शिक्षक है अपने विषय वस्तु के साथ में। अगला हम देखें भावनात्मक विकास की बात करें तो वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भावनात्मक विकास के लिए बालक को मौका ही नहीं दे रहे। किस प्रकार से घटना से जुड़ना है, किस प्रकार से उस घटना से विमुख होना है, या किस प्रकार से उस घटना को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके कैसी अभिव्यक्ति वहां पर देनी है, ये सारा बालक के निष्क्रियता रहने के कारण संभव नहीं हो पाता, जिससे कि उसका भावनात्मक विकास है वो क्या हो रहा है? रुक रहा है। ठीक है। ऐसे जैसे बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है तो ऐसे ही उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा। मानसिक विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बालक अपने शिक्षक के दबाव में रह करके कोई कार्य कर रहा है। शिक्षक ने कह दिया तुम्हें चुपचाप सुनना है, वो सुन रहा है। शिक्षक ने कह दिया तुम्हें अपने कॉपी पेन को बंद करके रखना है, वो बैठ गया। शिक्षक ने कहा ये 5 प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ, तुम्हें याद करके सुनाने हैं, उसने याद कर लिए, रट लिए और सुना दिए। तो ऐसी स्थिति में उसका मानसिक विकास कहाँ से होगा? सिर्फ रट रहा है, रट करके उससे विषय वस्तु को वो रट करके ही आगे बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है, विषय वस्तु को अपना अधिगम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका मानसिक विकास क्या हो गया? रुक गया। मानसिक विकास नहीं हो रहा है। आगे हम देखें कि जब बालक अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर रहा है, क्लास में यहाँ खड़ा होकर के बोर्ड के ऊपर कुछ लिख नहीं रहा है, इंटेलिजेंट बच्चा है और जो डफर बच्चा है सब एक जैसे हैं, तो ऐसे स्थिति में उनका व्यक्तित्व कहाँ से निखरेगा? बालक को सामाजिक प्राणी बनना है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बनना है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बनना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ये सारा क्या है? शिक्षक निर्धारित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? उसका व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाएगा। व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होगा, व्यक्तित्व का गुण उसके अंदर आएगा ही नहीं, व्यक्तित्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ। जैसे सपोज कीजिए बच्चे से कहा कि ये 5 प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ, बच्चे ने याद कर दिया, जिसके थोड़ी सी मेमोरी शार्प है उसने तुरंत याद करके सुना दिया, जिसकी मेमोरी थोड़ी सी डाउन है वो थोड़ा समय लेकर के सुना रही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो फटाक से खड़ा होकर बोल देगा कि सर मैंने याद कर लिए, हाँ सुनाओ, सुना दिया बच्चे ने, तो उसको कहा जाएगा कि ठीक है भाई इसने जल्दी याद करके सुना दिया। तो एक बार के लिए तो उसका व्यक्तित्व है, यानी उसको कह दिया कि हाँ शाबाश बहुत अच्छा, तुमने बहुत जल्दी ही याद करके सुना दिया। और दूसरे पल हो सकता है कोई दूसरा टीचर आए और उसको याद करने के लिए कुछ सामग्री दे और उस बच्चे के द्वारा वो याद करने में समय लग जाए, और दूसरा बच्चा जो उस पहले वाले टीचर के विषय को कुछ समय दे रहा था वो तुरंत ही सुना दे, तो अब क्या हो गया, उसका व्यक्तित्व क्लास में डाउन हो गया और उसका क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो ये व्यक्तित्व का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कुछ समय के लिए है, अब उसको शाबाश सुनना पड़ रहा है और उसको कहा जा रहा है देखो कितना समय ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, उसका व्यक्तित्व का प्रभाव है वो क्षणिक हो गया, कुछ समय के लिए हो गया, पूरी तरह से वो कार्य जो होना चाहिए था व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ वो कार्य नहीं हो पा रहा है। अगला यदि हम देखें कि इस कक्षा का वातावरण है, उस कक्षा के वातावरण को कैसा बनाया गया है, कैसे का मतलब शिक्षक है वो बोला जा रहा है, बच्चे हैं वो चुपचाप उसको सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गई, एक क्लास चल रही है लेकिन एक औपचारिकता हो गई। तो वातावरण कैसा हो गया, क्लास का वातावरण औपचारिक हो गया। कक्षा का अब यदि कक्षा के कार्य को देखें तो सिर्फ शिक्षक ही तो कर रहा है, केवल शिक्षक के उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी कार्य वहां पर किया जा रहा है वो यांत्रिक कार्य शिक्षक के द्वारा ही चलाया जा रहा है, यानी शिक्षक क्या करेगा, कार्य को कक्षा कार्य को यांत्रिक ढंग से, कक्षा कार्य को यांत्रिक ढंग से केवल शिक्षक ही चलाएगा। विद्यार्थी तो क्या है, गौण है, छात्र क्या है, गौण है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का ही रोल, कहीं पर भी देखिए शिक्षक ही आगे आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में बालक के विभिन्न प्रकार के जो विकास है वो रुक रहा है, विभिन्न प्रकार की उसकी कार्य प्रणाली है वो उसमें बाधित हो रही है। अब इस प्रकार के शिक्षण कार्य को करवाएं, अधिगम करवाएं, तो क्या बच्चा कॉम्पिटिशन में निकल सकता है, क्या वो रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, क्या वो बुद्धि लब्धि से जुड़े हुए प्रश्नों को सोल्व करेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि उसका विकास ही नहीं हुआ है। क्या वो 20 बच्चों के बीच में खड़ा होकर अपने अभिव्यक्ति कौशल को व्यक्त कर सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि उसको मौका ही नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में ये स्मृति सिर्फ स्मृति पर रह गया, मेमोरी पर रह गया। तो ऐसी स्थिति में ये कार्य ये जो कमियां बताई है यदि हम इनको दूर नहीं करेंगे तब तक शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम इस कमी को दूर करेंगे और कमी को दूर करके अधिक प्रभावशाली शिक्षण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लो। ये बड़े प्रश्न में भी आता है और चार नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। जैसे इसके सोपान लिए थे शिक्षण कार्य से संबंधित पंचपदीय धारणा के आधार पर, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्मृति स्तर को, अधिगम के स्मृति स्तर को अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, उससे संबंधित जो सुझाव है अधिक प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयास कैसे हो सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम क्या ले रहे थे कि
सिर्फ रटने पर जोर दे दें। यदि वो रटना हम छुड़वा दें और कोई एक नई टेक्नोलॉजी ले आए, कोई नवीन विधि को इस्तेमाल करें, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, बालक की रुचि बढ़ेगी, बालक के अंदर मेमोरी जो है, उस मेमोरी के अंदर उस सामग्री को काफी लंबे समय तक रख पाने की कैपेसिटी बन जाएगी। तो ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए कि ये जो सूचनाएं हैं जो कि बच्चों को प्रदान की जा रही है, वो किसी नवीन विधि के माध्यम से होना चाहिए। नवीन विधियों को यूज में लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान से जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं, जो सुझाव है, उनको देने के लिए, ज्ञान से संबंधित सूचनाएं देने के लिए, जैसे ये आपका मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो ये यहाँ पर क्या है, शिक्षक क्या कर रहा है, आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा है। अब एक्टिव तो बच्चे को रहना है, उसको नोट भी करना, उसको सुनना भी, उसको नोट भी करना, उसको शिक्षक समझा रहा है तो उसको समझने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ये क्या होगी, एक नई टेक्नोलॉजी होगी, एक नवीन विधि होगी। इस नवीन विधि को बच्चा कैसे ले रहा है कि वो उसको देख रहा है, इससे संबंधित जो फंक्शन है उसको वो दोहरा रहा है, उसको ध्यान में रख करके प्रैक्टिकली उसको अपना रहा है कि इस प्रकार से मैं इसको चालू करूंगा, यूट्यूब चैनल का यूट्यूब चलाऊंगा तो ये चैनल मेरे को सर्च करना है, इस चैनल के ऊपर ये टॉपिक मुझे चाहिए तो ये मुझे सर्च करना है, ऑटोमेटिकली आ गया बच्चे के पास में। तो ये क्या होगी, एक नवीन टेक्नोलॉजी होगी। उसने याद नहीं किया, उसने रटा नहीं है, बल्कि रटने के बजाय क्या हो रहा है, उसके स्मृति में कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज ऐड हो रहा है, जो एक नवीन विधि के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर ये आ रहा है। दूसरा, बालक जो है उसके थकान को ध्यान में रखना चाहिए। थकान कौन सी, मानसिक थकान। यदि बालक की मानसिक थकान है तो उस समय शिक्षण कार्य को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। शिक्षण कार्य बंद कर देना चाहिए। कैसे, क्लास के अंदर बच्चे बोर हो रहे हैं तो कोई दूसरा टॉपिक लीजिए जिससे कि वो उनकी जो बोरियत है वो दूर हो जाए। बालक को हम कह रहे हैं तुम्हें याद करके सुनाना है, दबाव दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, बालक उसको याद करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि वो थक गया है, उसको वो याद नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उस शिक्षण कार्य को एक बार के लिए वहीं पर रोक देना चाहिए। उस समय वो शिक्षण कार्य नहीं करवाना चाहिए। जैसे आज के समय में हम देखते हैं बच्चे की रुचि, तो रुचि के अकॉर्डिंग कार्य नहीं होगा तो क्या होगा, वो बच्चा उसमें रुचि नहीं ले सकता। इसका मतलब कि जो रुचि है वो बालक की उस ज्ञान वृद्धि में, अधिगम में क्या कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं कि जो शिक्षण मेथड होता है, विधियां जो काम में ली जाती है, तो एक ऐसी विधि को काम में, एक ऐसी पद्धति को काम में लेना चाहिए जिससे वो समग्र सामग्री है, वो समग्र पद्धति है, वो पूरे उस विषय वस्तु को अपने अंदर समाहित करके बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके। तो एक ऐसी पद्धति को काम में लेना चाहिए जो कि समग्र है, समग्र पद्धति को यूज में लेना चाहिए, यानी जिसके अंदर संपूर्ण सामग्री जो हम प्रस्तुत करवाना चाह रहे हैं, वो जो बच्चों को अधिगम करवाना चाह रहे हैं वो इजीली उसको कर सकता है। अधिक से अधिक ज्ञान, अधिकाधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। ज्ञान से जोड़ना है, पूर्व ज्ञान से जोड़ना है और अधिक से अधिक हमें प्रयास करना चाहिए कि बालक को हमें अधिक से अधिक जानकारी दें जिससे कि उसकी रुचि उस सब्जेक्ट से या उससे ज्यादा वो क्लोज हो जाए और उसकी रुचि बढ़ जाए। ऐसे ही जैसे बालक है उसको हम कह रहे हैं कि तुम्हें याद करना है, अब बार बार उस बालक को हम याद कर करके सुनेंगे, पुण्य प्रत्यास्मरण करेगा, पुण्य उसको प्रस्तुत करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, उसका जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, उसके स्मृति स्तर में वो जो सामग्री है वो फिट बैठ जाएगी और बार बार उससे अभ्यास करवाते रहेंगे। इसका प्रत्यास्मरण, पुण्य प्रत्यास्मरण
गया, पुण्य प्रत्यय स्मरण हो गया, या पुण्य प्रस्तुतिकरण के लिए है। जैसे कोई बालक अशुद्धि करता है तो हम क्या करते हैं कि इस प्रश्न को तुमने अशुद्ध लिखा, इसको 5 बार लिखो। कोई शब्द अशुद्ध लिखा है तो उसको कहा जाएगा 10 बार इसको लिखो। तो वो बार बार क्या कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है, उसको पुण्य प्रस्तुतिकरण कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा, अभ्यास करवाने से उसका ज्ञान में वृद्धि हो जाएगा, यानी अधिगम क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, अधिगम सुगम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पाठ्य वस्तु जो होती है, जो विषय सामग्री होती है, उसको पूरी तरह से क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम लेंगे कि जो पाठ्य वस्तु होती है, सामग्री होती है, उसको अर्थ के अर्थ रूप में एक स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। उसका जो अर्थ है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, अर्थ पूरा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, यानी उसके लिए यूजफुल, किसके लिए, जो सीख रहा है, सीखने वाले के लिए। और इसके अंदर क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से टॉपिक जुड़े हुए हैं तो वो क्रमबद्धता है। जैसे इससे पहले हमने सोपान लिए थे, तो सोपान क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो अधिगम का भी सार्थक हो सकता है जब उनमें क्रमबद्धता हो, स्पष्ट उसका अर्थ हो, स्पष्ट उससे ज्ञान प्राप्त हो, तब भी जाकर के वो अधिगम क्या होगा, चिरस्थायी बन सकता है। आगे हम देख सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उनको उपयोग में लेना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को काम में लिया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बालक के अंदर अधिगम की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे थकान से संबंधित है तो ये हमने जानना है, तभी तो हम उसको ब्रेक दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो ज्ञान हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मनोवैज्ञानिक मेथड से हो रहा है। तो क्यों ना हम मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को काम में ले, शिक्षण सूत्रों को काम में ले, शिक्षण विधियों को काम में ले, जिससे कि बालक के अंदर अधिगम की क्षमता है वो बढ़ जाए। इसके अलावा जैसे हम बार बार क्लास के अंदर बच्चा को जवाब दे रहा है तो उसको पुनर्वलन दे, पुनर्वलन, पुनर्वलन है, प्रोत्साहन है, प्रेरणा, प्रोत्साहन प्रेरणा एक जैसा से। प्रोत्साहन का मतलब उसको प्रोत्साहित करना, प्रेरणा का मतलब उसको मोटिवेट करना, जिससे कि वो और अधिक मोटिवेट होकर के उस कार्य को और अच्छा सा कर सके। तो इस प्रकार के यदि शिक्षक के द्वारा कार्य अपनाए जाएंगे, इस प्रकार के इन पदों को या इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा किसी शिक्षक के द्वारा, तो ये जो स्मृति स्तर है वो क्या बन जाएगा, प्रभावशाली बन जाएगा। किसी शिक्षक के लिए प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रकार से हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं, जिससे कि जिस स्मृति स्तर को हम कह रहे हैं अमनोवैज्ञानिक है, उसको मनोवैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत हमें ढाल सकते हैं। बालक का स्मृति स्तर है उसको और अधिक हाई लेवल में हमें ले जा सकते हैं, जिससे कि उसका बोध और जो चिंतन स्तर है वो इससे जुड़ जाए, क्योंकि चिंतन स्तर में ये दोनों स्तर आते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।